तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं हूं रुपेश और आज हम बात करने वाले हैं उस मुल्क की जिसने कभी अपनी आज़ादी के लिए अमेरिका और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों को चुनौती दी थी, जिसके तेल पर दुनिया की नज़र थी और आज जिस पर फिर से अमेरिका वन के चर्चित नेता डोनाल्ड ट्रंप की जो है नज़र है उस पर। ट्रंप कहते हैं ईरान नीड्स अ न्यू लीडरशिप दैट विल मेक ईरान ग्रेट अगेन। पर सवाल है, क्या ये बयान ईरान की भलाई के लिए है या इसका मकसद कुछ और है? क्या ये बयान वाकई में किसी देश को महान बनाने की पहल है या फिर ये एक और रेजिमे चेंज की साजिश है? लेकिन इन सवालों के जवाब आपको तब मिलेंगे जब हम इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे जिसे जानना शायद दुनिया को सबसे ज़्यादा जरूरी है। और आज की जंग की असली जड़ है साल 1953। 1953 का ईरान एक ऐसा देश जो धीरे धीरे अपने संसाधनों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक हो रहा था। इस दौर में सत्ता में आए एक नेता डॉक्टर मोहम्मद मोसादेक, एक पढ़े लिखे गांधीवादी सोच वाले व्यक्ति जिन्हें जनता ने चुना था। उनका एक सपना था कि ईरान का तेल जो सदियों से ब्रिटिश और अमेरिकन कंपनी लूट रही थी अब सिर्फ ईरानियों का होगा। और मोसादेक ने इस सपने को सिर्फ सपना नहीं रहने दिया, बल्कि ब्रिटिश एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। यह फैसला पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। ब्रिटेन की सत्ता हिल गई और अमेरिका को डर सताने लगा। अगर आज ईरान ने तेल पर अपना हक जमाया तो कल दूसरे देश भी यही करने लगेंगे। यहीं से शुरू हुई एक गुप्त साजिश, ऑपरेशन एजैक्स, जिसे CIA और ब्रिटिश MI6 ने मिलकर अंजाम दिया। पैसे देकर दंगे करवाए गए, मीडिया में झूठ फैलाया गया कि मोसादेक एक तानाशाह है और फिर अपने ही देश की सेना को उकसाकर मोसादेक की सरकार को पलट दिया गया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। एक लोकतंत्र का गला घोट दिया गया सिर्फ इसलिए कि अमेरिका और ब्रिटेन को अपना तेल चाहिए था। और सत्ता में बिठाया गया शाह ऑफ ईरान को, एक राजा जो अमेरिका का पपेट और अमेरिका का भरोसेमंद था, जो वेस्टर्न कल्चर को ईरान में घोलना चाहता था। शुरुआत में शाह का शासन एक आधुनिक बदलाव जैसे लगा। तेहरान की सड़कों पर मिनी स्कर्ट, पॉप म्यूजिक, शराब और सिनेमा की नई जगह बना ली थी। देश को मॉडर्न बनाने का दावा किया गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये सब बदलाव सिर्फ धनी तबके तक सीमित था। ग्रामीण इलाकों में लोग भूख, बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे थे। दूसरी तरफ शाह की खुफिया पुलिस सावक हर उस आवाज़ को कुचल रही थी जो इस तानाशाह के खिलाफ उड़ती थी। लोग डरे हुए थे। हर घर में ये डर था कि कल सुबह उनका बेटा जिंदा बचेगा या नहीं। धीरे धीरे जनता के अंदर गुस्से का ज्वालामुखी सुलगने लगा था और इसी गुस्से से जन्म हुई 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन। शाह ईरान छोड़कर भाग चुका था और क्रांति के नेता बनकर सामने आए आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी, एक धार्मिक गुरु जिनकी आवाज़ जनता के लिए आज़ादी की पुकार बन गई थी। खोमैनी ने सत्ता संभालते ही शाह का पूरा शासन ढा दिया। ईरान एक सेक्युलर लोकतंत्र से बदलकर बन गया इस्लामिक रिपब्लिक, जहां संविधान में धर्म सर्वोपरि हो गया। लेकिन असली टक्कर तो अब शुरू हुई जब अमेरिका ने भगाए गए शाह को अपने देश में शरण दी तो खोमैनी समर्थक हजारों स्टूडेंट ने तेहरान की अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 4 से 44 दिन तक बंधक बनाकर रखा। ये था ईरान का दुनिया को सीधा मैसेज, अब हम किसी के गुलाम नहीं। और यहीं से शुरू हुई एक लंबी, कड़वी और खून से सनी दुश्मनी अमेरिका और ईरान के बीच। 1980 से 2000 तक का समय ईरान के लिए सजा का दौर बन गया। अमेरिका ने उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, वहाँ दवाइयाँ तक पहुँचनी बंद हो गई। ईरान इराक वार को अमेरिका ने खुलकर समर्थन किया। सद्दाम हुसैन को हथियार दिए गए ताकि ईरान कमज़ोर हो जाए। ईरानी बच्चे भूखे मर रहे थे, तोपें, मिसाइलें और केमिकल वेपन्स चल रहे थे, लेकिन अमेरिका चुप था क्योंकि दुश्मन ईरान था। फिर साल
के बाद एक नया डर खड़ा किया गया। ईरान इज बिल्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स। दुनिया को बताया गया कि ईरान अगर परमाणु शक्ति बन गया तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी। लेकिन 2015 में बराक ओबामा ने डिप्लोमेटिक रास्ता चुना। ईरान और दुनिया के 6 बड़े देशों के साथ मिलकर साइन किया गया जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या न्यूक्लियर डील सॉरी। ईरान ने यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाई। IAEA को अपने न्यूक्लियर प्लांट इंस्पेक्ट करने की अनुमति दी और बदले में अमेरिका ने सैंक्शंस हटा दिए। लगने लगा शायद अब ये पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी, लेकिन 2016 में अमेरिका का नया राष्ट्रपति बना डोनाल्ड जे ट्रम्प। 2018 में ही आती ही उन्होंने न्यूक्लियर डील को डिजास्टर कहकर ख़त्म कर दिया। ईरान पर फिर से सैंक्शंस लगाए गए। तेहरान में महंगाई बढ़ गई, डॉलर की कीमत आसमान पर पहुंच गई, लोगों की नौकरी चली गई। ट्रंप ने कहा ईरान कांट बी ट्रस्टेड, और फिर आया वो पल जिसने इस दुश्मनी को फिर से जिंदा कर दिया। 2020 में अमेरिका ने ड्रोन हमला करके ईरान के सबसे ताकतवर मिलिट्री कमांडर उससे कासिम सुलेमानी को मार गिराया। और सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में उबाल आ गया। ईरान ने अमेरिका के बेसिस पर मिसाइल्स दागे। दुनिया को लगा शायद वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। ट्रंप ने सुलेमानी की मौत को एक विक्ट्री बताया, लेकिन इस जीत की कीमत हजारों मासूमों की जिंदगी थी। और अब 2025 में एक बार फिर ट्रंप प्रेसिडेंशियल रेस में हैं और उन्होंने फिर से वही लाइन दोहराई, ईरान नीड्स रेजिमे चेंज, न्यू लीडरशिप विल मेक ईरान ग्रेट अगेन। इस लाइन को सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि ट्रंप को इतिहास की कोई परवाह नहीं। एक बार फिर से वो रेजिमे चेंज का कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, किसके लिए ग्रेटनेस, ईरान के लिए या अमेरिका के लिए? रेजिमे चेंज का इतिहास देख लीजिए। इराक, सद्दाम को हटाया, ISIS पैदा हो गया। लीबिया, गद्दाफी मारे गए, जिससे जो है देश टूट गया। अफगानिस्तान, तालिबान हटे, फिर लौटे अब और ताकतवर। क्या अब क्या वही फॉर्मूला ईरान पर भी लागू होगा? क्या हम फिर एक नए युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हथियार बेचने वाले अमीर बनेंगे और आम लोग तबाह होंगे? सच तो ये है, ईरान की जनता भी बदलाव चाहती है। लड़कियां हिजाब के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन लड़के वेस्टर्न एजुकेशन चाहते हैं। वो भी नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम से जुड़े रहना चाहते हैं। लेकिन उन्हें चाहिए अपने देश का, अपने लोगों द्वारा किया गया बदलाव, बाहर से थोपी गई आज़ादी नहीं। क्योंकि जब बदलाव हथियार लेकर आता है तो लोकतंत्र नहीं, लाशें लाता है। डोनाल्ड ट्रंप का मेक ईरान ग्रेट अगेन असल में एक नारा नहीं, एक रणनीति है अपने लोगों को दिखाने की कि मैं ताकतवर हूँ, मैं दुनिया को कंट्रोल करता हूँ। लेकिन इस राजनीति में फिर से मिटेंगे घर, उजड़ेंगे परिवार और जो है खून की नदियाँ बहेंगी। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई नेता रेजिमे चेंज की बात करे तो 1953 को मत भूलिएगा, या कोई आपको सपना दिखाए कि 2047 में हम आपको अखंड भारत, हमारे देश को अखंड भारत बनाने का सपना दिखाएगा, तो भी भरोसा मत कीजिएगा। उतने दिन तक कौन जिंदा रहेगा, आप बताइए मुझे। आप जिंदा रहेंगे उतने दिन तक? जिस नेता ने कहा है, जिस नेता ने सपना दिखाया है, क्या वो जिंदा रहेगा उतने दिन तक? क्या उसके विचार जिंदा रहेंगे अब तक? विचारों की बात आई तो मैं बता देता हूँ। हमारे जो पूर्व नेता थे, अटल जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, क्या आज भी उनके विचार आप जो अभी के राजनेता हैं उनमें दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि 2047 तक आपका भारत अखंड भारत बन जाएगा, आपके भारत का विदेशों में डंका बजेगा? आप कैसे मान ले सकते हैं आप? तो इसलिए इस झूठी जुमलेबाजी पर विश्वास मत कीजिएगा। तो फिर से लौटते हैं वीडियो में। जब एक लोकतांत्रिक देश को नेता को गिराया गया, जब एक लोकतांत्रिक देश के नेता को गिराया गया सिर्फ इसलिए कि उसने कहा था हमारा तेल हमारा है। ट्रम्प जो कह रहे हैं वो पहले भी कहा गया था, अंजाम भी देखा गया था
बस फ़र्क इतना है, इस बार खिलाड़ी पुराने हैं पर दांव पर है पूरा मिडिल ईस्ट। मैं हूं रुपेश और आप जुड़े हैं अनफिल्टर्ड विद रूप के साथ। अगर आपको वीडियो जानने लायक लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसी कहानियाँ हर दिन नहीं मिलती है। तो जुड़े रहिए अनफिल्टर्ड विद रूप के साथ में। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखी है, अगर आपको समझ आई है तो कमेंट कीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जुड़े रहिए अनफिल्टर्ड विद रूप के साथ में। जय हिंद।